हेलो, मैं हूँ ज्योतिका। वेलकम टू एक्सेलिंग साइकोलॉजी। आज की क्लास में हम BPCC 114 ब्लॉक 1 यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू काउंसलिंग साइकोलॉजी का एक क्विक लेसन लेंगे। अगर आप पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस लेसन से आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे पेपर को, लेकिन हाई स्कोर्स लाने के लिए आपको इस लेसन के साथ या इस लेसन के बाद टेक्स्ट बुक भी पढ़नी होगी। सबसे पहले हम लर्न करेंगे कि काउंसलिंग क्या है या काउंसलिंग साइकोलॉजी हम किसे कहते हैं। ये जो पूरा लेसन है मैंने टेक्स्ट बुक से ही प्रिपेयर किया है, कोई भी और सोर्सेस का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि काउंसलिंग का मतलब है एक ऐसा रिलेशनशिप यानी ऐसा एक रिश्ता है जिसमें काउंसलर्स क्लाइंट की असिस्टेंस करते हैं। क्लाइंट्स होते हैं जिनको समय समय पर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहती है, जैसे हम सबको आती है अपने लाइफ में। कभी आपको एकेडमिक प्रॉब्लम्स होती है, पढ़ाई से रिलेटेड, आप फोकस नहीं कर पाते, आपको कठिन लगता है। कभी आपको अपने रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है, आपका किसी से झगड़ा होता रहता है या आप किसी के क्लोज़ नहीं फील कर पाते जो आपका एक नज़दीकी इंसान है। इस तरह की जो आपको प्रॉब्लम्स आती है उनको ओवरकम करने में आपकी असिस्टेंस यानी आपकी हेल्प करते हैं काउंसलर। वो आपको हेल्प करते हैं कि आप एक सल्यूशन तक पहुंच पाए। ये बात याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम काउंसलिंग और गाइडेंस में अंतर करेंगे। तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है कि काउंसलर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, वो आपको सल्यूशन तक पहुँचने में आपकी सहायता करेंगे। ये उनका काम होता है। तो काउंसलर और क्लाइंट के बीच में एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है, एक पार्टनरशिप होती है जिसके मदद से दोनों किसी एक सल्यूशन तक पहुंचते हैं क्लाइंट की प्रॉब्लम को लेके। क्लाइंट जो है उनके पास हमेशा ऑल्टरनेटिव्स या चॉइसेस होती हैं। जब भी आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, 2-3 तरीके होते हैं आप उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं। जैसे अगर पढ़ाई की समस्या है तो आप या तो उसको टोटली छोड़ सकते हैं, पढ़ाई ही करना बंद कर दें, या आप और मेहनत कर सकते हैं, और घंटे लगा सकते हैं। आप किसी ट्यूटर की मदद ले सकते हैं। आप जो है मेक डू कर सकते कि जितना पासिंग मार्क्स आते हैं उसमें से ही आप चला लेंगे। इस तरह से हर समस्या के कई सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं कि आप उस समस्या को लेकर क्या कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हैं। काउंसलर आपकी हेल्प करते हैं कि आप सोच समझ के एक चुनाव करें कि इसमें से आपको क्या सल्यूशन करना है, और इस तरीके से वो आपको प्रॉब्लम की सल्यूशन या रेजोल्यूशन तक लेके जाते हैं। काउंसलिंग वो प्रोसेस है, वो एक प्रक्रिया है हम कह सकते हैं, जिसमें आप अपने प्रॉब्लम्स को ज़्यादा सेफ तरीके से सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। जब आप उन प्रॉब्लम्स में होते हैं तब आप उस तरीके से क्लैरिटी के साथ सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि उस प्रॉब्लम में होने के समय आपको सिर्फ अपनी सफरिंग्स दिखती है, आपको डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा इस प्रॉब्लम को लेके। काउंसलर एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको बना के देते हैं, जो हम आगे देखते जाते इस कोर्स में कैसे वो एनवायरनमेंट बनाते हैं, जिसमें आपको सेफ फील होता है, आप शांति से सोच पाते हैं अपने प्रॉब्लम के बारे में, और ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं। क्योंकि जैसे हमने देखा काउंसलर आपका अवेयर करवाएंगे कि आपको कितनी ऑप्शंस है, कितने ऑल्टरनेटिव्स आपके पास हैं, और फिर उस हिसाब से आप चुनाव कर पाएंगे। तो वो आपको देखने में मदद करेंगे कि आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज है, कौन सी अवेलेबिलिटीज़ है, कौन सी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं, या कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स आपके पास है, आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आप यूज़ करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं काउंसलिंग। कभी भी पेपर में हमें 10 मार्क्स क्वेश्चन आ रहा है, चाहे इस स्पेसिफिक टॉपिक से नहीं हो, डिफाइनिंग काउंसलिंग से लेके
हो सकता है आपको हिस्ट्री ऑफ काउंसलिंग पूछी जाए इस यूनिट से, या आपको इंडिया में काउंसलिंग कैसे हो रही है उसके बारे में पूछा जाए, तो भी इस सेक्शन में से आप इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ ज़रूर लिख सकते हैं, ये वाले सेक्शन से और डिफाइनिंग वाले सेक्शन से। अब कई सारे डेफिनेशन काउंसलिंग के टेक्स्ट बुक में दिए हैं, जैसे हर यूनिट में दिए जाते हैं। वो सारे ही डेफिनेशन आपको याद नहीं करने होते, कोई भी एक प्रॉपर डेफिनेशन लेके जो अच्छा डिटेल्ड हो और सबसे सेंसिबल हो, मतलब सबसे ज़्यादा आपको बताए किसी टॉपिक के बारे में, वो आपको लर्न कर लेना चाहिए। इस केस में बर्क्स एंड स्टेफल का जो डेफिनेशन है वो आप याद करें। जिसका भी डेफिनेशन आप याद करते हैं उनका नाम याद रखें। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन वो डेफिनेशन किसने दिया है वो ज़रूर याद रखें। उन्होंने कहा है कि काउंसलिंग को हम एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप समझें। ये कोई कैजुअल या इनफॉर्मल रिलेशन नहीं है कि हम बस किसी से बातचीत करने गए हैं। एक पर्पस के लिए, एक मकसद के लिए हम आए हैं। डेफिनेटली हम काउंसलर को उनकी फ़ीस भी देते हैं, तो एक प्रोफेशनल को हम एंगेज कर रहे हैं कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। काउंसलर ट्रेंड होते हैं, वो सीखे हुए होते, एक्सपीरियंस्ड होते हैं कि लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। तो अपनी रिलेशनशिप में जनरली पर्सन टू पर्सन, ग्रुप काउंसलिंग भी होती है, हम आगे देखेंगे, बट जनरली वो 1 to 1 काउंसलिंग करते, एक इंसान को अपने सामने लेते जिनको वो क्लाइंट कहते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। इसकी वजह से जो क्लाइंट होते, जो ऑर्डिनरी पर्सन उनके पास जाते हैं, वो समझ पाते हैं अपने प्रॉब्लम को, जैसे हमने पहले भी देखा, वो और नज़दीक से अपनी प्रॉब्लम को देख पाते हैं, अपने ऑप्शंस को समझ पाते हैं जो पहले उनकी अवेयरनेस में शायद नहीं होती है, और वो सोच पाते कि उन्हें एग्जैक्टली क्या करना है अपनी लाइफ स्पेस में, यानी उनकी जो पूरी लाइफ है उसमें वो प्रॉब्लम कहाँ बैठती है और वो कैसे आई, अब किस स्थिति में है, आगे उसको लेके वो क्या कर सकते हैं, ये सब वो काउंसलर की सहायता से समझते हैं। और फिर ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लाइंट जो है अपने गोल खुद सेट करते हैं। काउंसलर उन्हें नहीं बताते कि उन्हें क्या करना है। जैसे मैंने पढ़ाई का एग्जाम्पल दिया, तो उन्हें पढ़ाई करनी भी चाहिए, आगे नहीं करनी चाहिए। काउंसलर प्रीच करने के लिए वहाँ पर नहीं है। काउंसलर हमेशा समझते कि सबके अपने लाइफ गोल्स अलग होते, सब अलग चीज़ें अचीव करना चाहते हैं। तो जो भी क्लाइंट अचीव करना चाहते उसको हम कहते हैं सेल्फ डिटर्मिन्ड गोल। तो वो गोल वो डिसाइड कर पाए अपने लिए क्लाइंट, और फिर एक पाथवे बना सके, एक तरीका बना सके उस गोल तक कैसे पहुंचना है। ये सब में काउंसलर उनकी हेल्प करते हैं अच्छी तरीके से। वेल इन्फॉर्म चॉइसेस, जैसे हमने पहले भी देखा, और मीनिंगफुल चॉइसेस, मतलब काउंसलर जो है वो ये नहीं बताएंगे कि क्या करना चाहिए, बट कुछ भी चॉइस करने से, जैसे पढ़ाई करने से आगे क्या भविष्य में हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, और नहीं करने से आगे भविष्य में क्या हो सकता है, ये सब समझा देंगे क्लाइंट को भी डिस्कवर करने में कि क्लाइंट खुद सोच सके इसके बारे में, उसमें भी हेल्प करेंगे, ताकि जब क्लाइंट एक डिसीजन बनाते हैं कि उनको क्या करना है और कैसे करना है, वो इन्फॉर्म्ड रहे, वो सोच समझ के मीनिंगफुली डिसीजन ले पाए, हेस्ट में डिसीजन ना ले या इमोशन में आके ना ले, अच्छे से अपने लाइफ के बारे में सोचे और फिर ही एक डिसीजन ले। उसमें काउंसलर उनकी हेल्प करते हैं। तो अगर हम बर्क्स और स्टेफल का डेफिनेशन समराइज करें, तो काउंसलिंग वो रिलेशनशिप है जिसमें काउंसलर अपने अनुभव और अपनी एजुकेशन को यूज़ करके एक क्लाइंट की मदद करते हैं कि वो अपनी समस्याओं को सॉल्व करे, सोच समझ के अच्छे तरीके से अपने लाइफ में कुछ डिसीजंस ले सकें। इसके अलावा भी और कई सारे डेफिनेशन है, जैसे क्रम्बोल्ड्स ने कहा है कि काउंसलिंग वो प्रोसेस है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। ये तो बेस है, हम देख ही रहे हैं। BAC यानी कि जो काउंसलिंग एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है कि काउंसलिंग वो है जिसमें हम टाइम, रिस्पेक्ट, अटेंशन देते हैं ताकि लोग वेलबींग तक पहुंच सकें। हमारे लाइफ में जब तक प्रॉब्लम्स रहते हैं हम डिस्टर्ब्ड रहते हैं, हम बहुत अच्छी क्वालिटी अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो काउंसलिंग वो प्रोसेस है जिससे हम वेलबींग तक पहुंच सकते हैं, हम फुलफिल्ड और सेटिस्फाइड फील कर सकते हैं। विलियमसन एंड फॉली ने कहा है
कि ये वो प्रोसेस है जिसमें क्लाइंट्स जो है अपने प्रॉब्लम को समझ पाते, रिजॉल्व कर पाते, जो हम ऑलरेडी बर्ग्स एंड स्टेफल के डेफिनेशन में देख चुके हैं। और फाइनली शोबिन ने कहा है कि ये वो अच्छा एक वार्म रिलेशनशिप है। काउंसलर जो है इतना अच्छा एक एनवायरनमेंट वार्मथ देते हैं क्लाइंट को, जिससे वो सेफली और सोच समझ के अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी लाइफ को। तो सारे डेफिनेशंस आप देखेंगे सिमिलर है, सारे डेफिनेशन आपको याद नहीं करने, जैसे मैंने बताया मेन डेफिनेशन याद करना है। बाकी जो है मेन हमने लिया ही ऐसा है कि उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, इसलिए बाकी सब सिमिलर लगते हैं। बाकी सब जो है आप रीड थ्रू कर सकते हैं ये देखने के लिए कि उनमें कॉमन एलिमेंट्स क्या है, ओवरऑल काउंसलिंग के बारे में आपको क्या पता चल रहा है। एक एक डेफिनेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल हम क्या देखते हैं इन डेफिनेशन से कि काउंसलिंग वो प्रोसेस है जिसमें एक प्रोफेशनल पार्टनरशिप है, दोनों काउंसलर और क्लाइंट एक मकसद के लिए आए हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, काम करने के लिए आए हैं। आप इस तरीके से सोच सकते हैं। उसमें एक थेरेप्यूटिक क्लाइमेट होता है। जस्ट बिकॉज प्रोफेशनल है तो ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ काम से काम रखेंगे, बट ओवर फ्रेंडलीनेस या ओवर फेमिलियरिटी भी नहीं है। एक वार्म रिलेशनशिप है जिसको हम थेरेप्यूटिक अलायंस या थेरेप्यूटिक क्लाइमेट कहते हैं, जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होता है। आप आगे कोर्स में लर्न करते जाते हैं काउंसलर को क्या करना अलाउड है नहीं है, वो उसी हिसाब से चलते हैं। और फिर म्यूचुअली डिसाइडेड गोल्स है, जैसे हमने देखा काउंसलर की हेल्प से क्लाइंट अपने कुछ गोल्स बनाते हैं और फिर उस हिसाब से पाथवेज बनाते ताकि वो ग्रो हो, एडजस्ट हो और अल्टीमेटली उनको वेलबींग मिले। तो ये फर्स्ट पार्ट है इस लेसन का, जिसमें हम काउंसलिंग क्या है ये समझते हैं। बाय इट सेल्फ भी पेपर में पूछा जा सकता है, या मैंने जैसे बताया आप इंट्रोडक्शन के हिसाब से भी उसको लर्न कर सकते हैं। अगला टॉपिक इस यूनिट में आता है काउंसलिंग, गाइडेंस और साइकोथेरेपी। ये 3 टर्म्स है जो बहुत सिमिलर साउंडिंग है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इन तीनों के डिफरेंस को समझें। हम काउंसलिंग कर रहे हैं तो काउंसलिंग ये 2 टर्म से अलग कैसे है ये हमें समझना है। एक टर्म हम सुनते हैं गाइडेंस, और गाइडेंस हम जनरली सुनते हैं करियर गाइडेंस के फॉर्म में। आपने जब सुना भी होगा एवरीडे लाइफ में करियर गाइडेंस की बहुत बात होती है। तो गाइड कौन होते हैं और गाइडेंस करने का क्या मतलब होता है? गाइड वो होते हैं जो आपको एडवाइस देते हैं, उनको आप समझिए कि एक एडवाइज़र है। नो डाउट वो भी काउंसलर का रोल करते हैं। आपको कोई भी समस्या है करियर को लेके, आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही या आपके पास रिसोर्सेज नहीं है वो करियर बनाने के लिए, वो आपको ज़रूर उसमें हेल्प करेंगे जैसे एक काउंसलर करते। तो उस सेंस में वो काउंसलर भी एक हेल्पर भी है, लेकिन उनका एजेंडा मेनली होता है कि वो आपको एडवाइस दें, आपको इन्फॉर्मेशन दें, ताकि आप डिसाइड करें कि आपको क्या करियर करना है। तो अलग अलग करियर्स में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आपको बताएंगे, मतलब अलग अलग फील्ड्स में कौन कौन से करियर आप बना सकते हैं। अगर आप कोई करियर लेते हैं तो उसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा, कितना स्कोप है, मतलब आप कितना आगे बढ़ सकते हैं उस फील्ड में, कितनी इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे काम आपको करने पड़ेंगे, वो सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। और उनका एडवाइजरी फंक्शन है, मतलब अनलाइक काउंसलिंग जिसमें हमने देखा कि आपको ही अपने गोल्स और पाथवेज बनाने हैं, इसमें वो आपको सामने से बताएंगे कि उनके हिसाब से आपके लिए सही क्या है। गाइडेंस जो है उसमें वो आपके कई सारे टेस्ट लेते हैं। ऐसे नहीं है कि वो फिलोसोफर बन के बस प्रीच करे कि किसको क्या करना चाहिए। एक प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेस होता है। पहले वो आपके टेस्ट लेंगे, आपके वोकेशनल टेस्ट होते हैं कि आपके स्किल्स के हिसाब से आपके अंदर कितने स्किल्स है वो भी टेस्ट करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी देख लेंगे कि जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं आपकी वो पर्सनैलिटी है या नहीं। तो ये सब के टेस्ट ले लेंगे और आपको जो स्कोर्स आते हैं उन टेस्ट में उसके हिसाब से आपकी प्रोफाइल बना के वो आपको बताएंगे कि आपको कौन सा करियर लेना चाहिए। तो ये उनका एडवाइजरी का काम है कि वो आपको डेफिनेटिवली बताएंगे कि कौन से करियर आपके लिए सही रहेंगे और कौन से नहीं रहेंगे। लिस्ट देंगे, ऐसा नहीं कि एक ही बता देंगे यही आपको करना है, आपको ऑप्शंस देंगे 10-12 करियर आपके लिए सही है, 10-12 नहीं है, इस तरह से। और ऑफकोर्स एंड डिसीजन आपका है, वो आपको करियर नहीं करवा सकते, आपको चूज़ करना है कि आपको उनकी एडवाइस माननी है भी या नहीं।
लेकिन अगर हम काउंसलिंग से कंपेयर करें तो उसमें इस तरह की एडवाइस गिविंग नहीं होती। जैसे हमने पहले देखा, उसमें टोटली क्लाइंट डिसाइड करते कि उनको क्या करना है, काउंसलर सिर्फ उनको हेल्प करते टू रियलाइज़ कि उनको क्या करना है। इसके अलावा गाइडेंस जो है वो जनरली शॉर्ट टर्म होते हैं, थोड़े समय में, कुछ दिनों में या हफ्तों में कर दी जाती है, क्योंकि टेस्टिंग प्रोसेस है, उसके बाद वो आपको बता देंगे कौन से करियर सही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसमें। और स्पेसिफिक इशू होता है, जैसे कि 12th के बाद कौन सा स्ट्रीम ले, या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कौन सा करियर के लिए अप्लाई करें, उस तरह के इश्यूज़ को वो सॉल्व करते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर काउंसलिंग देखें तो काउंसलिंग में इंफॉर्मेशन गिविंग नहीं है, रादर काउंसलिंग में चेंज लाना है क्लाइंट में। क्लाइंट अच्छे से सोच सके, अपनी थिंकिंग को चेंज करके कुछ कंस्ट्रक्टिव सोच सके अपने लिए, ये काउंसलर चाहते हैं। उनका जो ड्यूरेशन है काउंसलिंग का, एक्चुअली कई टाइप की काउंसलिंग है, आप आगे देखेंगे। क्राइसिस काउंसलिंग है जो शॉर्ट टर्म में फास्ट होती है, फिर फ्रॉइडियन काउंसलिंग है जो काफ़ी लंबी होती है, बट गाइडेंस से लंबा होता है। गाइडेंस से ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि आप समझ सकते हैं, इसमें टेस्टिंग और सॉल्यूशन देने से ज़्यादा काम है काउंसलिंग में। क्लाइंट का रियलाइजेशन करना और थोड़ी इमोशनल प्रॉब्लम्स के साथ जनरली डील करना पड़ता है, तो उसको ज़्यादा समय लगता है सॉल्व करने में। आगे हम साइकोथेरेपी देखेंगे, उससे शॉर्ट है, तो इट इज़ इन बिटवीन द ड्यूरेशन फॉर गाइडेंस एंड साइकोथेरेपी। इसके अलावा काउंसलिंग में कई सारे प्रॉब्लम डील होते हैं, एजुकेशन वाले भी होते हैं, करियर में भी काउंसलर आपको हेल्प कर सकते हैं, बट जनरली इमोशनल प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम, जैसे आप पर्सनैलिटी में कुछ ग्रोथ करना चाहते हैं, आप ज़्यादा असर्टिव बनना चाहते हैं, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये सब चीज़ों में वो हेल्प करते हैं। और इनको हम कहेंगे काउंसलर। इनका रोल काउंसलर वाला है। जो गाइडेंस करते हैं उनको हम एडवाइज़र या गाइड कहते हैं। यहाँ पर हम टर्म ही देते हैं काउंसलर, विच इज़ अंडरस्टूड कि वो काउंसलिंग टाइप का काम करते हैं, नॉट गाइडेंस। अब एक और टर्म आता है साइकोथेरेपी, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी से एसोसिएटेड है, जो आप 111 और 113 सब्जेक्ट में लर्न करते हैं। साइकोथेरेपी में लोगों को ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट में हम हेल्प करते हैं। जनरली साइकोथेरेपी दी जाती है मेंटल डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स को, जैसे जिनको डिप्रेशन हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ऑटिज़म हो गया, तो इसमें पूरी पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ती है। एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात नहीं है। जो पर्सन होता है उसको हम कहते हैं कि वो अबनॉर्मल है, वो बाकियों से बहुत अलग है, अनयूजुअल है। जबकि काउंसलिंग के जो क्लाइंट है वो आम लोग हैं, उनको कुछ चैलेंज लाइफ में आ रहे हैं। साइकोथेरेपी में पूरे इंसान की लाइफ ही डिसऑर्डर या इलनेस की वजह से बदल चुकी है, तो उनकी पूरी लाइफ शिफ्ट करने की बात होती है साइकोथेरेपी में। इसलिए साइकोथेरेपी काफ़ी लॉन्ग टर्म होता है। अगेन बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, डिसऑर्डर पे डिपेंड करता है और सिवियरिटी पे कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन जनरली टाइम लगता है क्योंकि ड्रास्टिक शिफ्ट चाहिए। 6 महीने से लेके 2 साल तो मतलब मिनिमम है, उससे भी लंबा चलता है। साइकोथेरेपी जो है कई तरह की होती है, तो कौन सी साइकोथेरेपी और कौन सी प्रॉब्लम है उस हिसाब से चलेगा। डेफिनेटली गाइडेंस और काउंसलिंग से ज़्यादा लंबा चलेगा। साइकोथेरेपी कहाँ पे हमें मिलती है? क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट प्रैक्टिस में, जहाँ भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है या साइकाइट्रिस्ट है। हालांकि साइकाइट्रिस्ट ज़्यादा मेडिसिन्स देते हैं, बट वो भी साइकोथेरेपी ऑफ़र कर सकते हैं। और साइकोथेरेपी जो देते हैं उनको हम साइकोथेरेपिस्ट कहते हैं। हम कहते हैं उनकी एडवांस्ड ट्रेनिंग है, थोड़ा सा ज़्यादा उनकी एजुकेशन होती है, और मिनिमम जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है कंपेयर टू काउंसलर्स एंड गाइड्स। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए बिफोर न्यू एजुकेशन पॉलिसी MPhil तक मिनिमम करना पड़ता था टू गेट लाइसेंशियर टू प्रैक्टिस फ्रॉम RCI। तो ये सब जो चीज़ें हैं उसकी वजह से साइकोथेरेपी एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इन डेप्थ प्रोसेस है कंपेयर टू काउंसलिंग। अगला इसमें टॉपिक है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम देखते काउंसलिंग धीरे धीरे डेवलप कैसे हुआ। सबसे पहले तो अगर हम देखें काउंसलिंग, अगर हम एक लूज तरीके से ले, जनरल, लाइक नॉट अ वेरी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन, कोई भी किसी की हेल्प करे अगर हम उसको काउंसलिंग कहें, तो ये तो फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन काइंड चल रहा है। आपके घर में आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो वेल विशर्स हैं,
टीचर्स हैं, वो सब आपकी हेल्प करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो वो तो काउंसलिंग करते ही हैं। लेकिन अगर हम फॉर्मल तरीके से बात करें, डिफ़ाइन करते हुए काउंसलिंग क्या है, वो कब से शुरू हुआ, तो वो 40s के बाद, दोनों वर्ल्ड वॉर्स के बाद शुरू हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था उस समय, थोड़े टाइम बाद। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स आने लग गए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से आपने स्टडी किया होगा लास्ट ईयर भी, कैसे अर्बनाइजेशन बढ़ गया, लोग ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से दूर हो गए, नए ऑक्यूपेशन लेने पड़े, ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली सिस्टम ब्रेक डाउन होने लग गया। इसकी वजह से लोगों को कई सारी इमोशनल और एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आने लग गई, तो काउंसलिंग की नेसेसिटी फील होने लगी। ऑल्सो बिकॉज शुरू में हम देखेंगे गाइडेंस फील्ड एक्चुअली आई थी, करियर गाइडेंस, क्योंकि लोग ट्रेडिशनल जो फार्मिंग और ये सब ऑक्यूपेशंस थे उसको छोड़ के अब इंडस्ट्रीज़ में अपने लिए काम ढूंढ रहे थे। अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन आते जा रहे थे नए नए, तो कैसे वो टाइप के करियर बनाए इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग करियर्स, उस सब के लिए उन्हें असिस्टेंस एंड गाइडेंस की ज़रूरत थी। जब काउंसलिंग शुरू में आया तो उसका एक इंटरडिसिप्लिनरी फाउंडेशन था उस समय, काफ़ी, क्योंकि सिर्फ साइकोलॉजी से बोरो नहीं किया और साइकोलॉजी खुद इतना वेल डेवलप नहीं था, तो और कई फील्ड्स की इसमें मदद ली गई। जैसे कि अगर करियर में हेल्प करना है तो एजुकेशन फील्ड से बहुत सारी नॉलेज ड्रॉ की गई, एंथ्रोपोलॉजी यानी कल्चरल शिफ्ट्स जैसे हो रहे थे तो कल्चर के हिसाब से इनकॉर्पोरेट किया गया कि लोग कैसे डिफरेंट कल्चर्स को एडजस्ट करें। तो इस तरह से कई सारे करियर ओरिएंटेड एंड सोसाइटी ओरिएंटेड फील्ड से हेल्प ली गई, क्योंकि एक सोशल शिफ्ट आ रहा था और लोगों की हेल्प करनी थी प्रोफेशंस में। तो इस समय हम देखते हैं जब काउंसलिंग डेवलप हो रहा था तो कई सारे ऐसे पर्सनालिटीज़ हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन किए। उनमें से एक है पार्सन्स, उनका नाम आप अच्छे से याद रखिए। ये तीनों नाम आप याद रखने हैं। जब भी आप नाम याद रखते कम से कम सरनेम याद रखें। तो पार्सन्स जो थे उन्होंने गाइडेंस की शुरुआत की। अगर आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट आगे लेते हैं मास्टर्स में तो उनके बारे में आप काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। वो चाहते थे कि लोगों को वो अच्छे से करियर गाइड कर सके, तो ऑफिशियली उन्होंने लाइक अ प्रोफेशन करियर गाइडेंस करना शुरू किया फॉर्मल और साइंटिफिक तरीके से। उन्होंने एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया, बॉस्टन्स वोकेशनल ब्यूरो, ये भी आपको याद रखना है। इसमें उन्होंने लोगों को हेल्प की कि सेल्फ नॉलेज और करियर एक्सप्लोरेशन करें। यहाँ पे सेल्फ नॉलेज का मतलब है करियर के हिसाब से अपनी नॉलेज लेना, नॉट जनरली। तो एज अ प्रोफेशनल या एज अ करियर में मेरे क्या स्किल्स हैं, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मैं कौन से करियर के लिए सही रहूँगा, उस तरीके से सोचने में उन्होंने हेल्प की लोगों की। क्योंकि क्या होता है कई बार, जैसे आज भी हम देखते हैं, हम करियर ले लेते हैं, सोचते नहीं हम उस करियर के लिए फ़िट है या नहीं, हमें वो करियर अट्रैक्टिव लगता है तो हम ले लेते हैं। तो पार्सन्स चाहते थे लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले करियर के बारे में, तो उस हिसाब से वो अपना काम करते थे। इसके अलावा डेविस आए। डेविस ने मॉरल वैल्यू ऑफ वर्क की बात की। मॉरल, ये सब ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं देखना है, बट मॉरल वैल्यू का मतलब होता है कि एज अ वर्कर क्या हो जाता है, हमारा फोकस होता है कि हम करियर करें तो हमें कितना पैसा आ रहा है, हमारी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी हो रही है उसकी वजह से। बट एक्चुअली हमें काम करना होता है सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए। अगर आज कोई सेल्फिश हो जाए और अपने हिसाब से काम करे कि हम सबको सिर्फ हाई पेइंग जॉब्स चाहिए और सिर्फ ऐसे ही काम करे या काम करना छोड़ दे क्योंकि मन नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें करें तो सोसाइटी को आगे कैसे लेके जाएंगे। सोसाइटी में जो नीड है जो काम की, वो कौन करेगा। तो सबकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वो सोसाइटी में जीते हैं और उसके रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, तो वो रिटर्न दें काम करके। तो इस तरह की कॉन्सेप्ट्स जो है वो डेविस ने एक्सप्लेन की। वो उन्होंने एडवोकेट किया कि स्कूल करिकुलम में ही गाइडेंस एक हिस्सा होना चाहिए। अलग से बच्चों को करिकुलम करने के बाद एक एज में आके गाइडेंस देने के बदले स्कूल्स में शुरू से ही क्यों ना उन्हें करियर ओरिएंट किया जाए, ये उनकी आर्ग्यूमेंट थी। और उन्होंने बात की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, अगेन करियर के हिसाब से।
करियर में सक्सेसफुल होने के लिए क्या पर्सनैलिटी कोई बना सकता है, वो उन्होंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद है बियर्स ने बात की मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की। उस समय जब बियर्स आए, हम एक शिफ्ट देखते कि सिर्फ करियर गाइडेंस से कैसे काउंसलिंग और इमोशनल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स की तरफ अब अटेंशन जा रहा था। तो बियर्स ने क्या कहा कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो होता है मेंटली इल पेशेंट्स का, वो बहुत ही हार्मफुल है। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये जो इंस्टीट्यूट्स तभी क्या करते थे, हॉस्पिटलाइज कर देते थे लोगों को, अगर कोई भी मेंटल पेशेंट है, और वहाँ पर इनह्यूमन टॉर्चर करते थे उनके ऊपर, उनको बांध देते थे, उनको बंद कर देते थे रूम में, किसी से मिलने नहीं देते थे, फिज़िकल हार्ड लेबर करवाते थे या एकदम ही कुछ करने नहीं देते थे। जैसे कोई कैदी रहता है प्रिजन में, वैसे रखा जाता था। और कई बार मेडिकल प्रोसीजर्स जैसे शॉक देना, सर्जरी देना, जिससे उनको बहुत पेन होता था, ये सब किया जाता था उनके साथ। तो उन्होंने ये सब एक्सपोज किया, एडवोकेट किया, लड़ाई की सोसाइटी में कि ये सब नहीं होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए। तो नो डाउट इससे क्लिनिकल साइकोलॉजी को बूस्ट मिला, क्योंकि मेंटल इलनेस की बात कर रहे थे। बट डेफिनेटली फिर इसमें काउंसलिंग का भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि लोगों को रियलाइज़ हुआ कि मेंटल इश्यूज़ को सीरियसली लेना चाहिए और एवरीडे लाइफ में उनका रेजोल्यूशन करना चाहिए। तो ये उन्हें बियर्स से सीखने को मिला। फिर धीरे धीरे काउंसलिंग और एक्सपैंड हुआ। अगर हम देखें बाद के 20th सेंचुरी में, यानी 1900s के एंड में, तो कई सारे प्रोफेशनल बॉडीज़ आने लगी। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ कि टेक्स्ट बुक में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। कौन सी बॉडीज़ कहाँ पे आई, इंडिया में भी कौन से गाइडेंस सेंटर्स खुले, वो सारे नाम आपको याद रखने हैं। बट आई हैव नॉट इंक्लूडेड इन द पीपीटी, वरना लेसन बहुत लंबा होता है एंड इट्स मोर फैक्चुअल लर्निंग। तो आप खुद टेक्स्ट बुक को ओपन करके वो सब लर्न कीजिए, डोंट स्किप दैट पार्ट। जो भी मेन बॉडीज़ के नाम दिए हैं, जैसे मुंबई में और इंटरनेशनल भी, वो सब आप याद रखिए। तो की थियरीज जो है वो इस फील्ड को बढ़ाते गए, और इंडिया में भी हम देखते हैं, लाइक आई जस्ट सेड, वोकेशनल गाइडेंस सेंटर्स खुलने लगे। पहले तो प्राइवेट एजेंसीज़ ने खोले, जैसे हम देखते पारसी सोसाइटी ऑफ करियर गाइडेंस, ये सब ओपन हुए ताकि बच्चे जो है वो सही करियर सिलेक्ट कर सके। धीरे धीरे गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होने लगी। उनको रियलाइज़ हुआ कि उनकी भी ड्यूटी है कि बच्चों को जैसे पढ़ाई प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ नॉट इनफ कि वो करियर बना सके। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने भी करियर काउंसलिंग सेंटर्स ओपन किए, करियर काउंसलर्स को स्कूल्स में भेजने लगे ताकि वो बच्चों को गाइड करें। और फाइनली हम देखते हैं आज की डेट में यूनिवर्सिटीज़ और एनसीईआरटी, यानी कि जो एजुकेशनल मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो सब ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे काउंसलर्स और टीचर्स को, ताकि बच्चों की करियर में हेल्प हो सके। एंड ऑफ कोर्स आज की डेट में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसमें बच्चों की इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए भी स्कूल काउंसलर होना कंपलसरी है। तो फील्ड में काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है कंपेयर टू बिफोर। तो अब हम देखेंगे कि काउंसलिंग में फिर क्या ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स रहते हैं, यानी हम काउंसलिंग प्रोसेस को और क्लोजली देखेंगे। सबसे पहले जो काउंसलर होते हैं, क्योंकि उन्हें क्लाइंट्स को प्रॉब्लम सल्यूशन तक लेके जाना है, तो वो एक रैपो बनाते हैं। रैपो का मतलब होता है ट्रस्टिंग रिलेशनशिप, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। इसको फ्रेंडलीनेस से कंफ्यूज ना करें। ये जो आपके जैसे कोई कैजुअल फ्रेंड होते हैं, आप उससे कुछ भी बात कर लेते हैं, वो आपसे कुछ भी कर लेते हैं, और जैसे कुछ भी गॉसिप, टाइम पास, चैटिंग करते हैं, ये वो रिलेशनशिप नहीं है। काउंसलर जो है वो आपको यकीन दिलाते हैं कि वो ट्रेंड है, केपेबल है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आपके बेस्ट इंटेंशन उनके माइंड में है, ताकि आप उनसे ओपनली बात कर सकें। इसको हम कहते हैं रैपो बिल्डिंग। क्योंकि एक अजनबी से आप फ्री नहीं फील कर सकते अपनी लाइफ की पर्सनल बातें शेयर करने के लिए, तो उनको आपको कॉन्फिडेंस दिलाना होगा कि आप उनसे बात कर सकते हैं, आप सेफ़ हो सकते, वो आपकी बातें यहाँ वहाँ नहीं करेंगे। तो ये सब जो वो प्रोसेस अंडरटेक करते हैं, जो आप बहुत डिटेल में बाद में सीखते बाद की यूनिट में, इसी को हम रैपो बिल्डिंग कहते हैं। इससे एक अच्छा थेरेप्यूटिक क्लाइमेट बनता है। और भी वो बहुत कुछ करते हैं अच्छा क्लाइमेट बनाने के लिए। क्लाइंट के लिए जेन्युइनली केयर करते हैं, जेन्युइन इच्छा रखते हैं ऑथेंटिक कि क्लाइंट ठीक हो सके। ये आप रॉजर्स के टॉपिक में ज़्यादा देखते हैं।
अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड रखते, क्लाइंट जैसा भी हो, जितनी भी मिस्टेक्स की हो, जितनी भी उसकी फ्लॉड थिंकिंग हो, या जितना भी वो दूसरों से अलग हो, तो भी वो उसको जेन्युइनली दिल से एक्सेप्ट करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं उसको। वो समझते हैं कि क्लाइंट चाहे कुछ गलत कर रहा हो या काउंसलर से अलग सोच रखता हो, तो भी वो रिस्पेक्टेबल पर्सन है, और ट्रस्ट रखते हैं क्लाइंट के ऊपर कि अगर उसको सही दिशा मिले तो वो ज़रूर अच्छे के लिए इम्प्रूवमेंट करेगा। इस तरह से क्लाइंट को एक इंकरेजमेंट मिलती है। एवरीडे लाइफ में हम जब भी किसी के साथ प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो हमें रिटर्न में जजमेंट मिलती है। लोग हमें जज करते हैं कि हम सही है या गलत है। अगर हम सही है तो हमारी हाँ में हाँ करते हैं, अगर हम गलत है तो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं और हमें बताते कि हमें कैसे बेटर होना चाहिए, एडवाइस देना चाहिए, एडवाइस देते हैं हमें। काउंसलर ऐसे नहीं है। काउंसलर जो है, हम जैसे भी हैं हमें एक्सेप्ट करते हैं, जज नहीं करते हैं, एडवाइस नहीं देते हैं, इसलिए हम उनसे फ्रीली बात कर पाते हैं। इसके अलावा काउंसलिंग में कुछ गोल्स भी रहते हैं, हमें क्या अचीव करना है। एक होते हैं इमीडिएट गोल्स, अभी का अभी जो प्रॉब्लम क्लाइंट के है, प्रेसिंग मैटर जो है उसको कैसे सॉल्व करें। जैसे अगर पढ़ाई की बात है, हम चाहते हैं कि क्लाइंट एक सिंसियर स्टूडेंट बने, बट उसको टाइम लगेगा। अभी तक क्लाइंट सिंसियरिटी से पढ़ाई नहीं करे तो अभी का अभी तो नहीं करेगा, लेकिन सपोजिंग अभी ही कोई टेस्ट आने वाला है या अभी ही कोई एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए प्रेपरेशन कैसे करें, उसको हम कहेंगे इमीडिएट गोल, कि अभी जो फेसिंग प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व कर देना। और फिर लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस कर सकते कि चलो अभी के लिए एक टाइम टेबल बना लिया है, ये वाला टेस्ट कैसे डील करना है, लेकिन उसके बाद हर समय जब क्लाइंट को प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई करने में, हर समय वो काउंसलर के पास ना जाए, वो खुद से सीखे, खुद से कैसे शेड्यूलिंग करें, खुद से कैसे डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करें, खुद से पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे लें। तो वो लॉन्ग टर्म गोल है कि पूरे लाइफ के लिए वो एक सिंसियर स्टूडेंट कैसे बने। और आगे जो भी चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे अगर अच्छा स्टूडेंट बनना है तो कोर्स मुश्किल है, डेडलाइंस शॉर्ट है, और भी काम है करने के लिए, तो ये सब बातों को एज एंड व्हेन दे कम तो कैसे डील करें, वो उसके लिए केपेबल बनाएंगे काउंसलर। तो वो उनके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। फिर प्रोसेस गोल्स भी होते हैं। काउंसलिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जैसे हमने देखा, तो वो प्रक्रिया स्मूथली जाए, काउंसलिंग के दौरान कोई भी इश्यूज़ ना आए, और जो भी अचीव करना चाहते हैं वो कर सके, उसके लिए भी कुछ गोल्स रहते हैं। काउंसलिंग में भी टाइम टू टाइम प्रॉब्लम आती है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, क्लाइंट में भी शुरू में बहुत इंथुजियास्टिकली काउंसलर से बात कर रहे हैं, थोड़े समय बाद उनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है क्लाइंट को, क्योंकि समय लग रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो इतना ओपन नहीं हो रहे काउंसलर के साथ या हेजिटेट कर रहे हैं। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, ट्रस्ट कैसे बनाए रखे, पेशेंस कैसे बनाए रखे, ये सब चैलेंजेस ओवरकम करना कैन बी द प्रोसेस गोल्स ऑफ काउंसलिंग। इसके अलावा काउंसलिंग के कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी रहते हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। नो मैटर व्हाट द प्रॉब्लम इज़, ये हर प्रॉब्लम को अप्लाई करेंगे। एक है बिहेवियर चेंज को फैसिलिटेट करना। ओवरऑल क्लाइंट जो भी है उनके अंदर एक अडेप्टिव एटीट्यूड रहे, वो हमेशा स्ट्रेस को डील करे बाय एडजस्टिंग, इम्प्रूविंग, वो हम चाहते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है कि हर क्लाइंट जो है बिहेवियर में चेंज लेके आए, फ्रॉम स्ट्रेस टूवर्ड्स कोपिंग। एक और गोल रहता है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। जैसे हमने देखा टाइम लग सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम की रूट्स जड़ों तक पहुंचना है और उसको रिजॉल्व करना है, प्रॉब्लम को कंटिन्यू नहीं होने देना है। इसके अलावा प्रॉब्लम ये क्लाइंट में कोपिंग स्किल्स डेवलप करनी, जैसे हमने फर्स्ट गोल देखा कि स्ट्रेस ख़त्म करना है, तो वो कोपिंग से ही हो पाता है। ऐसी स्ट्रैटेजीज क्लाइंट के पास होनी चाहिए कि जब भी स्ट्रेस आए उसको या तो स्ट्रेस सिचुएशन को ही कैसे चेंज कर देना है, या अपनी थिंकिंग, अपने रिएक्शंस को चेंज करना है, उसकी स्किल्स उसको हमें सिखानी है। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग प्रमोट करना है। ऑफ कोर्स हमने देखा काउंसलर हेल्प करते इन्फॉर्म्ड चॉइसेस लेने में, बट क्लाइंट खुद सीख सके कि आगे लाइफ में वो खुद से कैसे इसी तरह से इन्फॉर्म्ड चॉइसेस कर सके, डिसीजन ले सके, उसके लिए एनेबल करना है क्लाइंट को। रिलेशन इम्प्रूव करना है, इंटर एंड इंट्रा,
इंटर का मतलब होता है बिटवीन पीपल एंड इंट्रा का मतलब होता है विद इन द पर्सन। तो क्लाइंट अपने साथ भी अच्छा रिलेशन रखे, अपने स्ट्रेंथ्स को अप्रिशिएट करे, वीकनेसेस पे वर्क करे और बाकियों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ अच्छे रिलेशन बनाए, दोनों में उसकी हेल्प करनी है। इसके अलावा क्लाइंट के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करके बढ़ावा देना है। हर इंसान के अंदर कुछ स्ट्रेंथ्स होते हैं जो वो समझ नहीं पाते या यूज़ नहीं कर पाते, तो काउंसलर उनके स्ट्रेंथ्स को बाहर लेके आएंगे। जैसे स्टूडेंट है तो हो सकता है स्टूडेंट डिसइंटरेस्टेड है पढ़ाई में, लेकिन उसका किसी और फील्ड में स्ट्रेंथ है, जैसे कि स्पोर्ट्स में, तो उसको रियलाइज़ करवाएंगे कि उसकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है। या अगर कोई है पर्सन जो अंडर कॉन्फिडेंट है, ज़्यादा बोल नहीं पाता, पब्लिक स्पीकिंग या स्टेज पे बोलने में उसको डर लगता है, एंशियस टाइप का है, तो उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है कि वो वैसे 1-to-1 इंटरेक्शन में अच्छा कम्युनिकेट करता है। तो इसी जो सब स्ट्रेंथ्स है जो छुपी हुई है इंसान के अंदर, उसको बाहर लेके आना और उस स्ट्रेंथ्स को यूज़ करना, उसी को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, वो सब काउंसलर हेल्प करते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को प्रमोट करते हैं। जनरली लोगों का एटीट्यूड होता है कि अगर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो हम हेल्दी हैं, तो लाइफ ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बेस्ट एबिलिटी में है, आप बेस्ट एबिलिटी यूज़ कर पा रहे हैं या आप खुश हैं। एब्सेंस ऑफ सैडनेस डज नॉट मीन हैप्पीनेस, इट कैन जस्ट बी अ वॉइड। तो कैसे आप अपने सो कॉल्ड प्रॉब्लम फ्री लाइफ में भी आप रेजिलियंस, सेल्फ एस्टीम यानी कि अपना कॉन्फिडेंस, अपनी स्ट्रेंथ्स, ये सब बढ़ा सकते टू लिव एन इवन बेटर लाइफ, टू लिव अ फुलफिलिंग और अ क्वालिटी लाइफ, वो भी उस डायरेक्शन में भी काउंसलर आपको लेके जाते हैं। तो दीज आर द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ काउंसलिंग। अब इस तरह के गोल्स मीट करने के लिए काउंसलर को काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर लाने पड़ते हैं। नो डाउट आप काउंसलिंग का कोर्स करते हैं, आप काउंसलर बनते हैं स्किल सीख के, एक्सपीरियंस लेके, लेकिन काउंसलिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें काउंसलर की पर्सनैलिटी भी बहुत मैटर करती है। और ज़रूरी नहीं है आज की डेट में आपके अंदर वो पर्सनैलिटी हो, बट आपको वो पर्सनैलिटी बनानी पड़ेगी। यू विल हैव टू इनकलकेट दोज क्वालिटीज़ ताकि आप एक अच्छे काउंसलर बन सकें। तो वो क्या क्वालिटीज़ है एक्चुअली आप थ्रू आउट द कोर्स लर्न करते हैं, इसको आप एक ओवरव्यू समझिए। कुछ एसेंशियल क्वालिटीज़ है जो होनी ही चाहिए किसी काउंसलर में। उसमें से है सेल्फ अवेयरनेस। आप किसी और की हेल्प करें, उसको अवेयर बनाने के लिए क्लाइंट को, उसके पहले आपको खुद अवेयरनेस रहनी चाहिए कि आप कौन हैं एज अ काउंसलर, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आप कौन से टाइप के क्लाइंट या किस तरह की प्रॉब्लम में हेजिटेट कर जाते, उतनी हेल्प नहीं कर पाते। आपको अपने आप को फुल्ली जानना चाहिए एज अ काउंसलर। दूसरा है आप ओपन होने चाहिए टू फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म। आप काउंसलर बने तो टाइम टू टाइम आपके सेशंस रिव्यू किए जाएंगी, आपकी रिपोर्ट्स पढ़ी जाएंगी, उसके लिए आपको फीडबैक दिया जाएगा कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं और कैसे इम्प्रूव करें। तो एक ओपननेस टू लर्न आपके अंदर होना चाहिए। इसके अलावा आपको एथिकल होना चाहिए। एथिकल का मतलब होता है मॉरली करेक्ट। मॉरल्स आपके हाई होने चाहिए, आप सही काम करें जिससे जेन्युइनली लोगों का भला हो सके। इसके अलावा आप अपने पर्सनल लिमिटेशंस को समझें क्रिटिसिज्म के ज़रिए या खुद इंट्रोस्पेक्ट करके, और फिर उसको अप्रोप्रिएटली रिजॉल्व करें। ट्राई टू इम्प्रूव फ्रॉम वे यू आर। तो एक हम कह सकते हैं पॉजिटिव ग्रोथ ओरिएंटेशन होना चाहिए काउंसलर के अंदर। और फाइनली आप अपने साइकोलॉजिकल वेलबींग को प्रायोरिटाइज़ करें। आप किसी की हेल्प तभी ही कर सकते हैं जब आप खुद ठीक हो। एक बीमार व्यक्ति दूसरे बीमार व्यक्ति की हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन इंसान है काउंसलर भी, तो वो भी बीमार पड़ेगा, बट वो बीमारी से बाहर आना जानता हो, तभी वो किसी और की हेल्प कर सकेगा। तो उसको खुद बहुत प्रैक्टिसेस आनी चाहिए काउंसलर, जो खुद अपने लाइफ में करे प्रॉब्लम्स प्रिवेंट करने के लिए, और जब भी प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको इफ़ेक्टिव काउंसलर बनना है, ये तो बेसिक क्वालिटीज़ है, उसके और अच्छा काउंसलर बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। एक है सेल्फ एश्योरेंस। आप अपनी कमियों को जानें बट उसको एज अ
डीमोरलाइजिंग स्पिरिट में ना ले कि ओ मेरे में कमी है तो मैं अब नहीं हेल्प कर सकता किसी की। रादर आप एश्योर्ड रहे कि मेरे में स्ट्रेंथ्स है जो मैं यूज़ करूँगा, और जो भी कमियाँ हैं उन पे वर्क करके उनको भी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करूँगा। सो दिस इज़ लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके अलावा सेल्फ वर्थ, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को एम्पावर करना, उसकी कैपेबिलिटी आप में तभी होगी जब आप समझते हैं कि आप उस काबिल है कि आप किसी की हेल्प कर सकें। तो खुद की वैल्यू होना, दैट इज़ सेल्फ वर्थ। आपको अडेप्टेबल होना पड़ेगा। हर क्लाइंट जो है अपनी यूनिक प्रॉब्लम्स के साथ आता है। टाइम टू टाइम आपको अपना अप्रोच चेंज करना पड़ता है, नई नॉलेज गैदर करनी पड़ती है फ्रॉम साइकोलॉजिकल रिसर्च, जो करंट रिसर्च चल रही है। एंड आपको कई बार जैसे 1-to-1 काउंसलिंग के बदले अब डिजिटल काउंसलिंग देनी पड़ती है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो आप बहुत ही एडजस्टिंग और फ्लेक्सिबल नेचर के होने चाहिए। इसके अलावा जेन्युइन, जो हमने पहले भी देखा, एक प्रिटेंस नहीं होना चाहिए, एक फेकनेस नहीं होना चाहिए कि आई वांट द क्लाइंट टू बी वेल। एक फसाड नहीं पुट ऑन करना है, जेन्युइनली विश करना है वेल फॉर द क्लाइंट। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी, हम क्लाइंट्स के प्रति अकाउंटेबल हैं। हमने एज अ प्रोफेशनल उनको प्रॉमिस किया है कि हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो फिर हमें आंसरेबल होना है। गलतियाँ होती हैं, काउंसलर इज़ अ ह्यूमन और हर प्रोसेस यूनिक है, नो वन कैन प्रिडिक्ट हाउ इट विल गो। बट अगर गलतियाँ हो रही है तो उनको एडमिट करना, अपोलोजाइज़ करना और वहाँ से आगे बढ़ना। इसके अलावा प्रेजेंट फोकस्ड होना पड़ता है काउंसलर को। पास्ट में जाने के बदले क्लाइंट के इट्स क्वाइट अ वेस्ट ऑफ टाइम। कुछ साइकोथेरेपीज़ में पास्ट में जाया जाता है, वो उनके लिए हेल्पफुल है जो मेंटल इलनेस के पेशेंट्स हैं। बट हमारे लिए क्लाइंट के पास में जाके इतना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे सिर्फ उनकी दुख बढ़ेंगे, वो सब बातें याद करके आज को एम्पावर नहीं हो पाएगा। इसके अलावा उनको फ्यूचर की तरफ ओरिएंट करके एक वरी भी क्रिएट नहीं करनी है, तो प्रेजेंट फोकस रखना चाहिए। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि काउंसलर कल्चरली सेंसिटिव हो। हर कल्चर के अपने नॉर्म्स एंड लाइफस्टाइल है। तो अगर हम इंडिया के काउंसलर हैं, हम बाहर जाके डी मीनिंग नहीं हो सकते या जजमेंटल नहीं हो सकते कि ये लोग तो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शंस भी नहीं है। वो उनकी लाइफस्टाइल है। हमें हर लाइफस्टाइल के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए और कभी भी क्लाइंट को इन्फीरियर नहीं फील करवाना चाहिए कि वो किसी कम कल्चर से आ रहा है। रादर उसके कल्चर में जो सही गलत है, उसके हिसाब से वो जो अपने गोल्स बना रहा है, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके अलावा काउंसलर्स को एम्पैथेटिक होना पड़ता है। एम्पैथेटिक का मतलब है कि दूसरे की लाइफ को आप उसके नज़र से देखें, अपने नज़र से नहीं, क्योंकि फिर आप जजमेंटल हो जाते हैं। आपको लगता है वो ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा कौन करता है। आप उसकी नज़र से देखिए, उसके पास जस्टिफिकेशंस है, उसकी एक थिंकिंग है, वो क्या करता है, क्यों करता है, तभी आप उसकी हेल्प कर पाएंगे। इसके अलावा आपको रिलेशनशिप ओरिएंटेड होना पड़ता है। नो डाउट आपको स्किल्स यूज़ करने हैं, बट आप कोई मशीन या रोबोट नहीं है जो बस किसी की प्रॉब्लम देखेंगे और किसी फॉर्मूला के हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। आपको एक रिलेशन बनाना है, जैसे हमने शुरू में ही देखा, ट्रस्टिंग रिलेशनशिप, जिससे आप एक वेल मीनिंग गुड इंटेंशन के साथ क्लाइंट को एक यूनिक सोल्यूशन की तरफ लेके जा सके। पर्पस ड्रिवन होना पड़ता है काम में, आपको मीनिंग और पैशन ढूंढना है। काउंसलर्स जो हैं, कई सारे उनको नेगेटिव बातें सुननी पड़ती है क्योंकि वो सारा दिन प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं। इसकी वजह से एक तरह का बर्नआउट हो सकता है। इतना ज़्यादा लोगों की तकलीफ़ें देख के, डिसअपॉइंटमेंट्स देख के, इट कैन बिकम अ वेरी नेगेटिव एटमॉस्फेयर फॉर द काउंसलर। तो आपको याद रखना है कि आपकी लाइफ का एक पर्पस है। आप किसी की नेगेटिविटी सुन रहे हैं तो उसको उससे निकालने में हेल्प कर रहे हैं। तो उस पर्पस को अगर आप याद रखें तो आप सालों साल के लिए बिना थके हुए एक काउंसलर बन सकते हैं, अच्छे काउंसलर। एंड फाइनली आपको बैलेंस मेंटेन करना है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। काउंसलर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है, उनको हेल्प करने के लिए है, लेकिन उसकी भी एक अपनी पर्सनल लाइफ है। तो हर टाइम अवेलेबल रहना क्लाइंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है। जस्ट बिकॉज क्लाइंट्स नीडी है तो लगता है, सिंपैथी आती है और मन करता है कि उनकी कभी भी हेल्प करे, कभी भी उनकी कॉल्स ले।
या जब वो बुलाए तब पहुंच जाए, बट दैट शुड नॉट बी द केस। अपनी पर्सनल लाइफ को रिस्पेक्ट देना भी इम्पॉर्टेंट है, अपने इंटरेस्ट को, अपनी फैमिली को, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फाइनली हम बात कर सकते हैं काउंसलिंग कॉम्पिटेंस एंड मोटिव्स की। कॉम्पिटेंस मतलब क्या आपको स्किल्स एंड कैपेबिलिटी चाहिए। आपको बिसाइड्स चेंजिंग योर पर्सनैलिटी यू हैव टू मेक अ हैबिट कि आप टाइम टू टाइम सेल्फ रिफ्लेक्शन और डेवलपमेंट करें। आप अपने आप को एनालाइज करते रहे डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, कि आप एज अ काउंसलर क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। आप क्लाइंट के स्ट्रेंथ्स और पोटेंशियल पे फोकस रहे, ना कि उसके वीकनेसेस को डाइसेक्ट करने में या जज करने में। तो आप बार बार अपना फोकस भी चेक करें कि क्या आप क्लाइंट को पॉजिटिव ग्रोथ में लेके जा रहे बाय हेल्पिंग हिम रियलाइज व्हाट आर हिज रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ्स। और फिर आप कल्चरल फैक्टर्स और स्टिग्मा कैसे थेरेप्यूटिक अलायंस को अफेक्ट कर सकते हैं, उसका भी एक इंट्रोस्पेक्शन करते रहे। जैसे हमने देखा कल्चरली बायस्ड हो जाना या स्टिग्मेटाइज मतलब जजमेंटल हो जाना, इन दैट सेंस कि क्लाइंट तो बहुत वीक है या डिसइंटरेस्टेड है, डायरेक्शनलेस है। ये सब जजमेंट्स करने के बदले, उसको स्टिग्मेटाइज करने के बदले आप जेन्युइनली उसका वेल विश करें। ये आपको टाइम टू टाइम चेक करना है। सो ऑल दिस कॉम्पिटेंस हैज़ टू बी इन यू कि आप ये सब करें भी और मेक श्योर करें कि आप ये सब कर रहे हैं। फाइनली लोग अलग अलग मोटिव से काउंसलर बनते हैं। सपोजिंग आप आगे काउंसलिंग साइकोलॉजी परस्यू करना चाहते हैं मास्टर्स में और आप काउंसलर बनना चाहते हैं, तो आपको चेक करने की ज़रूरत है कि मोटिव या रीज़न क्या है उसके लिए। कुछ रीज़न्स अच्छे होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, जैसे कि आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोग एवरेज लाइफ जीने के बदले एक अबव एवरेज फुलफिलिंग लाइफ जिए। आपको अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना, तो दिस इज़ अ गुड मोटिव फॉर बिकमिंग अ काउंसलर। सही दिशा में है आप। लेकिन अगर आप इसलिए काउंसलर बनना चाहते हैं ताकि आपकी लाइफ में जो परेशानियां रही है वो आप सामने लेके अंदर देख सके और फिर उसको रिजॉल्व करके इनडायरेक्टली रिवॉर्डेड फील कर सके कि आई एम ऑल्सो केपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, या आप काउंसलर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग रिलेशंस नहीं है, तो ये जो क्लाइंट्स होते हैं वल्नरेबल होते हैं, आप पे डिपेंड हो जाते हैं, आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं, तो आपको लगता है इनके साथ मैं अच्छा रिलेशन बना सकता हूँ, आई कैन टेक एडवांटेज ऑफ देयर वल्नरेबल पोजीशन। या अगर आपको लगता है आप दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप किसी की लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं, आप डिसाइड करेंगे कि कोई क्या करेगा लाइफ में। वी हैव ऑलरेडी सीन काउंसलिंग इज़ नॉट अबाउट दैट। काउंसलिंग किसी की लाइफ के डिसीजन लेना नहीं होता। तो ये सब मोटिव्स एक तो फ्यूटाइल है, ये कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। उल्टा अगर आप इन मोटिव से काउंसलर बने तो ये अनएथिकल होगा, क्योंकि आप किसी के लाइफ में डैमेज क्रिएट करेंगे। तो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। आपको किसी और को नहीं बताना है, आपको खुद सोचना है कि क्या ये आपके मोटिव्स है काउंसलर बनने के लिए, और अगर है तो आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है। क्या आप सही फील्ड में हैं, या रीवर्क कीजिए और कुछ बेटर मोटिव्स इस्टेब्लिश कीजिए फॉर बीइंग अ काउंसलर। अगला टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। कई तरह की काउंसलिंग भी होती है, यहाँ पे ब्रीफ में दिया है, बट यहाँ पे हम किस तरह की काउंसलिंग देखें, प्रॉब्लम्स के हिसाब से, किस तरह की प्रॉब्लम्स डील करते काउंसलर। वरना टाइप्स ऑफ काउंसलिंग थियोरेटिकल ओरिएंटेशन एंड ऑल के हिसाब से भी हो सकते हैं, जो आप आगे देखेंगे। एक होती है एजुकेशनल काउंसलिंग की आप लर्निंग में बच्चों को जो भी प्रॉब्लम आती है, छोटे बच्चे हो लाइक स्कूल के या बड़े हो कॉलेज के, उसमें आप उनको हेल्प करते हैं कि वो अच्छी स्ट्रैटेजीज़ बना सके टू स्टडी और अच्छे डिसीजन ले सके कि कौन सी पढ़ाई करनी है। मोर और लेस लाइक अ करियर काउंसलर गाइड जो होते हैं, बट थोड़ा आपका ये फोकस रहेगा कि जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट है, आप वन क्लाइंट एट अ टाइम लेंगे, उसको डिस्कवर या रियलाइज़ करने में हेल्प कराएंगे। आपका अप्रोच थोड़ा अलग होगा। और यू कैन बी अ प्रॉपर गाइड ऑल्सो, जो टेस्टिंग के हिसाब से एडवाइस देते, जो हमने पहले देखा था। तो ये सब काउंट होता है अंडर एजुकेशनल काउंसलिंग। एक्चुअली व्हाट यू नीड टू नो इज़, सारे टर्म्स जो है जब प्रैक्टिकल यूज़ में आते थोड़ा ओवरलैप हो जाता है। तो कोई कोई गाइड को भी एजुकेशनल काउंसलर कहेगा, और कोई कोई काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हु आर वर्किंग फॉर एजुकेशन, उनको भी एजुकेशनल काउंसलर कहेगा।
तो फ़िलहाल आप समझ सकते हैं कि दोनों सेंस में ये टर्म यूज़ हो सकता है। इसके अलावा करियर काउंसलर होते हैं, जैसे हमने देखा ये एजुकेशनल काउंसलर से अलग है, क्योंकि एजुकेशन में हम एकेडमिक प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस्ड है, एकेडमिक्स में कैसे बेटर करें एंड ऑल। जो करियर काउंसलर है वो सबसे पहले करियर कौन सा चूज़ करें उसमें हेल्प करते हैं, और उससे आगे जाके करियर में जो लोगों को डिफ़िकल्टी आ रही है काम में, जैसे कि वो काम से सेटिस्फाइड नहीं है, स्ट्रेस हो रहा है, स्टैग्नेट हो गए, उनको पता नहीं आगे क्या प्रमोशन या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सब में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा पर्सनल सोशल काउंसलिंग, आपको कोई भी पर्सनैलिटी इश्यूज़ है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिए, या आपको कोई भी रिलेशनशिप डिफ़िकल्टी विच इज़ सोशल इश्यूज़, जैसे कि आपकी लड़ाइयाँ हो रही है क्लोज रिलेशंस में, या आप रिलेशन बना नहीं पा रहे हो, नॉट एबल टू मेक फ्रेंड्स, यू नॉट एबल टू कनेक्ट विद पीपल, ये सब में आपकी हेल्प करेंगे। तो क्योंकि काउंसलिंग में हम देख सकते हैं वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है, ये जो बहुत ब्रॉड कैटेगरीज है, इनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को हो सकती है, तो अलग अलग अप्रोचेस लिए जाते हैं हाउ टू डू काउंसलिंग। एक अप्रोच है डेवलपमेंटल अप्रोच। डेवलपमेंटल का मतलब होता है जो भी लोग लाइफ स्टेजेस या ग्रोथ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनकी हेल्प करना, उस हिसाब से कि वो उस स्टेज में कैसे बेस्ट हो सकते हैं। जैसे कि आपको करियर इशू हो सकते, पढ़ाई इशू हो सकते हैं, बट आप जो एज में हैं, आप सपोजिंग मिड लाइफ में हैं, आप 35 ऑनवर्ड्स के हैं, या आप एल्डरली एज में हैं, आप 60 ऑनवर्ड्स के हैं, उस हिसाब से बाय बीइंग इन दैट एज आपको अलग अलग फील्ड्स में प्रॉब्लम आती है। जैसे कि अगर आप एल्डरली लर्नर है, आप इग्नू ज्वाइन हुए हैं आफ्टर 55-60 ईयर्स, तो आपको अब पढ़ाई करने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आप डिसकनेक्टेड है पहले से, बहुत पहले आपने फॉर्मल पढ़ाई छोड़ दी थी जो नॉन डिस्टेंस टाइप की होती है, और अभी आपको शायद याद रखने में, ध्यान देने में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। वी आर नॉट सेइंग सबको होती है, बट जनरली होती है। तो उस हिसाब से आपकी हेल्प करना, लाइक नॉट जस्ट कि एकेडमिक इश्यूज़ है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बट एक एल्डरली पर्सन की एकेडमिक प्रॉब्लम्स है, वो अप्रोच लेते हुए कई काउंसलर्स आपकी हेल्प करेंगे। वो स्पेशलाइज्ड ही इसी में होते हैं कि डेवलपमेंटल स्टेज के हिसाब से, एज के हिसाब से लोगों की हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक तरह के काउंसलर होते हैं जो फैसिलिटेटिव अप्रोच लेते हैं, वो उनका फोकस रहता है पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। वो पूरी तरह एक प्रॉब्लम को पकड़ते हैं और उसी के अराउंड अपनी काउंसलिंग करते हैं। तो जैसे डेवलपमेंट में एक ब्रॉड अप्रोच है कि उस एज से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर थोड़ा नैरोअर फोकस होता है कि ये प्रॉब्लम आई है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इंसान की पूरी लाइफ को नहीं देखना है। इसके अलावा एक क्राइसिस फोकस होता है। क्राइसिस का मतलब ही होता है कोई समय जिसमें कोई बहुत अर्जेंट घटना हो गई है, इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है। जैसे कोई विक्टिम हो गया है किसी क्राइम का, कोई विक्टिम हो गया किसी नेचुरल कैलामिटी का, कोई जॉब खो गया है, उसके पास कोई सेविंग्स नहीं है, तो ट्रेजिडी हो गई है किसी के साथ, ये सब सिचुएशन को हम क्राइसिस कहते हैं। दुर्घटना की जो सिचुएशन होती है उसमें हम लंबी काउंसलिंग नहीं कर सकते। इंसान बहुत वल्नरेबल स्थिति में होता है, फिज़िकली हो सकता है वो इंजर्ड है, उसकी डेथ हो सकती है, मेंटली वो ट्रॉमेटाइज्ड है, वो गलत स्टेप्स लेने की सोच रहा है, तो उसमें एक्सट्रीम फोकस्ड काउंसलिंग की जाती है कि जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए और जितने फिज़िकल, इकोनॉमिक, सोशल रिसोर्सेज इंसान को दिए जा सके। ऐसे में एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी देंगे, ताकि इंसान कोई गलत कदम ना ले, क्राइसिस से बाहर निकले, फिर उसकी नॉर्मल काउंसलिंग करेंगे। तो क्राइसिस काउंसलिंग जो है काफ़ी डिटेल में आगे भी दिया गया किसी यूनिट में, बट फिलहाल आप समझ सकते इट्स अ हाईली फोकस टाइप ऑफ अप्रोच, और ये क्राइसिस में फंसे हुए लोगों के लिए ही किया जाता है। और आजकल एक तरह का अप्रोच है प्रिवेंटिव अप्रोच। विद टाइम रियलाइज़ हुआ है कि प्रॉब्लम अकर होने देना फिर उसकी सल्यूशन करना इज़ नॉट अ वेरी वाइज थिंग टू डू। रादर व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि प्रिवेंशन करें, प्रॉब्लम को आने ही ना दे, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो आज की डेट में कई काउंसलर्स हैं जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, इससे पहले कि प्रॉब्लम आ सके
वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग और रिसोर्सफुल बना दे कि प्रॉब्लम उनको टच भी ना कर पाए. दिस इज़ अ प्रिवेंटिव अप्रोच. नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ काउंसलिंग. अगर हम काउंसलर बनना चाहते हैं तो थोड़ा हम फॉर्मल तरीके से देखें तो किस तरह के प्रोसेसेस हमें अंडरगो करने पड़ते टू मेक इट एज अ करियर, और किन तरह की प्रेपरेशन हमें करनी पड़ती है. सबसे पहले तो डिपेंड करता है हम किस कंट्री में हैं, उसके हिसाब से अलग रिक्वायरमेंट्स है कि आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के जैसे प्रैक्टिस कर सकें. कई कंट्रीज़ में इंस्पेक्शन किया जाता है. गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम स्टडी करती है, एक्चुअली जाके देखते हैं उनके ऑफिशियल्स के काउंसलर्स क्या कर रहे हैं सेशंस में. उनके सुपरवाइजर्स से डेटा कलेक्ट करते हैं कि काउंसलर ठीक से काउंसलिंग कर रहे हैं या नहीं. क्लाइंट्स से भी पूछ सकते हैं जिन्होंने काउंसलिंग ली कि उनके क्या अनुभव रहे हैं. इंस्पेक्शन यानी कि चेकिंग. गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम चेक करती है कि काउंसलर सही से काम कर रहे हैं नहीं, चाहे प्राइवेट काउंसलर ही क्यों ना हो. बट जैसे डॉक्टर्स की चेकिंग होती है, जस्ट बिकॉज यूर अ प्राइवेट प्रैक्टिस डॉक्टर डज नॉट मीन कि आप कुछ भी कर सकते हैं. यू कैन प्ले विद द लाइव्स ऑफ पीपल. तो गवर्नमेंट जो है वो देखती है कि काउंसलर्स जो है वो ठीक से काम करें, और उस हिसाब से फिर आगे अगर किसी के अगेंस्ट एक्शन लेना है तो वो लेती है, और अगर किसी को फैसिलिटेट करना है, रिकग्नाइज करना है तो वो भी कर सकते हैं. फिर कई कंट्रीज़ में रजिस्ट्रेशन होता है. रजिस्ट्रेशन यानी कि इंडिया में भी है, कुछ बॉडीज़ रजिस्ट्रेशन करती है. आप अपने आप को एनलिस्ट कर सकते हैं एज अ काउंसलर. विदाउट रजिस्ट्रेशन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे पाबंदी नहीं है कि विदाउट रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं. बट अगर आपका नाम उस गवर्नमेंट बॉडी के लिस्ट में आ जाए कि आप एक रजिस्टर्ड काउंसलर है तो आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है. तो आप उसके लिए आपको शायद कोई टेस्ट देना पड़े या कोई क्वालिफ़िकेशंस के बेसिस पे कि आपका इतना मास्टर्स इन काउंसलिंग है, उस हिसाब से भी वो आपको रजिस्टर कर देंगे, या कुछ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे. इसके अलावा सर्टिफिकेशन ये गवर्नमेंट जनरली नहीं देती, दे भी सकती है बट यूजुअली प्राइवेट एजेंसीज़ देती हैं. कोई अच्छी रेप्यूटेड बॉडी जो है जैसे काउंसलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अगर आप उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स मीट करें, कुछ एलिजिबिलिटी या कुछ एक्सपीरियंस या कोई टेस्ट, या उनके लिए कुछ काम करें जैसे वर्कशॉप्स वगैरह, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देगी. इससे अगेन आपका प्रेस्टीज और रेप्यूटेशन बढ़ जाएगा. इसके अलावा लाइसेंसर होता है, ये सबसे स्ट्रिक्ट है कुछ कंट्रीज़ में. टू प्रैक्टिस एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एट ऑल, आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी सेटअप कर पाए, आपको उसके लिए लाइसेंस लेना ही पड़ेगा. उसके अलावा गवर्नमेंट आपको प्रैक्टिस ही नहीं करने देगी. इंडिया की क्या स्थिति हम आगे देखते हैं, बट इंडिया में अभी तक सालों से कोशिश हो रही है, बट काउंसलर्स के लिए लाइसेंसर नहीं हो पाया है. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए है, RCI की तरफ से है, बट दैट इज़ ऑल्सो वी कैन से उसमें भी थोड़े फ्लॉज है. ठीक है, राइट नाउ आई वोंट गेट इनटू दैट डिस्कशन, बट फॉर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि काउंसलिंग फील्ड में अभी तक उतने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है. इसके अलावा काउंसलर प्रेपरेशन एंड ट्रेनिंग की जहाँ तक बात है तो काउंसलर्स को डेफिनेटली बेस लेवल पे एकेडमिक प्रेपरेशन करना है. अगर आपको काउंसलर बनना है तो आपको एटलीस्ट मास्टर्स डिग्री किसी भी कंट्री में लेनी पड़ेगी. उसके अलावा हर कंट्री की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे आपको PhD के बिना वो काउंसलर नहीं बनने देंगे. तो एक बेसिक एजुकेशनल एलिजिबिलिटी होती है, उसमें आपको सिखाया जाएगा काउंसलिंग थियोरीज़, काउंसलिंग स्किल्स, और डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी एंड ऑल शायद आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी दिया जाए इंटर्नशिप टाइम. इसके अलावा प्रैक्टिकल स्किल्स जो अगेन आपको इंटर्नशिप में मिल सकती हैं, या आपको आफ्टर द कोर्स भी करना पड़ सकता है इंडिपेंडेंटली. इसके अलावा आपको एथिकल रिक्वायरमेंट्स मीट करनी होती हैं, अगेन डिपेंड्स ऑन द कंट्री, बट कुछ मॉरल प्रैक्टिसेस आपको फॉलो ही करने होते हैं, कोड ऑफ एथिक्स. अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी काउंसलिंग लाइसेंस अगर उस कंट्री में है वो छीन ली जाएगी, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, या आपको डी रजिस्टर कर दिया जाएगा जहाँ भी आप रजिस्टर्ड है, तो कोई ना कोई एक्शन लिया जा सकता है. सो यू हैव टू लर्न अबाउट मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसमें यू माइट हैव टू डू सम कोर्सेज, और फिर आपको उसको फॉलो भी करना है. इंडिया में जो लाइसेंसर है उसकी भी बात की गई है टेक्स्ट बुक में. इंडिया में लाइक आई सेड अभी तक लाइसेंसर है नहीं, इनफैक्ट हार्डली कुछ भी है. रजिस्ट्रेशन है कहीं पे,
इंस्पेक्शन तक नहीं किया जाता है। तो एक क्या प्रॉब्लम्स आ रही है लाइसेंशियर एंड ऑल करने में? लैक ऑफ करिकुलम। जैसे अगर आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी बनना है, आपको आरसीआई रिकग्निशन चाहिए, तो आपको आरसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ही क्लिनिकल साइकोलॉजी करना पड़ता है। नाउ व्हाई इज़ दैट? आप कहीं से भी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि करिकुलम कॉमन होना चाहिए। वरना आपको लाइसेंस मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है, और दोनों ने अलग अलग करिकुलम पढ़ा हुआ है, दैट डज नॉट मेक सेंस। कुछ स्टैंडर्डाइजेशन ही नहीं रहेगा। तो फिलहाल जहाँ तक काउंसलिंग की बात है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। हर यूनिवर्सिटी का अपना करिकुलम है, जिसकी वजह से कंपेरेबिलिटी नहीं होने की वजह से लाइसेंस देना मुश्किल है। रेगुलेशन भी नहीं है, कोई भी काउंसलर नाम अपने आप को दे देता है। इनमें से कई लोग साइकोलॉजी कभी नहीं पढ़े होते हैं, या बहुत शॉर्ट टर्म कोई काउंसलिंग कोर्स किया होता है और अपने आप को काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बुलाते हैं, कहीं भी अपनी प्रैक्टिस सेट कर देते हैं। तो रेगुलेशन नहीं है। इसके अलावा एक प्रॉपर बॉडी भी नहीं है। ऐसे है काउंसलर्स एसोसिएशन एंड ऑल है इंडिया में भी, बट वो एक तरह से अनऑफिशियल है। दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल, बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, बट उन्होंने खुद ही एसोसिएशन बनाया है, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है। तो कौन देगा ये सब लाइसेंशियर? लाइक हाउ टू अलाउ नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज टू गिव, वो एक क्वेश्चन हो जाता है। तो इंडिया में फ़िलहाल प्रोग्रेस अच्छी नहीं है। आगे भी और भी बताए प्रोग्रेस के बारे में। आरसीआई कोशिश कर रही है, वो ऑलरेडी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रिहैबिलिटेटिव प्रोफेशनल्स कह के उनको देती है सर्टिफिकेशन, बट वही प्रॉब्लम आ जाती है कि वो जो है उनको प्रॉपर एज सच नाम नहीं मिलता ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। दे ऑल आर कंसिडर्ड टू बी रिहैबिलिटेटिव प्रोफेशनल्स। टाइम टू टाइम चेंजेस आ रहे हैं, बट अभी तक क्लैरिटी नहीं है ऑन व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ काउंसलर और अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। उसमें अभी भी वर्क करना बाकी है। फ़िलहाल जो भी रिहैबिलिटेटिव है, यानी कि डिसेबल्ड डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं, चाहे वो मेंटल डिसेबिलिटी ही क्यों ना हो, उनको गवर्नमेंट रिकग्नाइज़ करती है। तो इसमें काउंसलर्स जनरली इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि काउंसलर्स मेंटल इलनेस के साथ नहीं काम करते, इमोशनल एंड एडजस्टमेंट इश्यूज़ के साथ काम करते हैं। एक एसोसिएशन है काउंसलर एसोसिएशन, जो एक्सपीरियंस काउंसलर्स ने बनाया है। दैट इज़ ऑल्सो ट्राइंग के बन सकें, कुछ अच्छी लाइसेंसिंग प्रैक्टिसेस आ सके, वो भी काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं। तो दे आर मेकिंग प्रोग्रेस, दे आर स्टेइंग टाइड विद द गवर्नमेंट, और वहाँ से वो हेल्प लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक NCAHA है, कमीशन है, जो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे कॉमन करिकुलम बने। आप देखेंगे आजकल ऐसा कॉमन करिकुलम नहीं है, बट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एंड ऑल हो रहे, धीरे धीरे स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश है। सर्विस और एजुकेशन अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अच्छे स्टैंडर्ड से सब क्लाइंट्स को काउंसलिंग मिले इन द कंट्री। एक लास्ट टॉपिक है काउंसलिंग इन इंडिया, इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। इंडिया में अब अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो काउंसलिंग की क्या प्रोग्रेस हुई है। पहले जो हमने देखा वो वर्ल्ड हिस्ट्री थी ऑफ काउंसलिंग, नाउ वी आर सीइंग इंडियन हिस्ट्री ऑफ काउंसलिंग। इंडिया में अगेन अगर हम अनऑफिशियली या इनफॉर्मली काउंसलिंग को कंसिडर करें एज अ हेल्पिंग प्रोसेस, तो एज फार बैक एज श्रीमद् भगवद गीता को अगर हम देखें, उसमें श्री कृष्ण भगवान जो है वो श्री अर्जुन को एक डिस्कोर्स देते हैं। जब श्री अर्जुन नहीं समझ पाते कि वो किस तरह से अपनी ही फैमिली के अगेंस्ट युद्ध करें, और मतलब एक तरफ अपने फैमिली के अगेंस्ट युद्ध करने की बात है, अपनी ही फैमिली मेम्बर्स को डिफीट करने की बात है, उनकी डेथ कॉज करने की बात है, और एक तरफ सच्चाई है, एक तरफ सच है उनके अपने भाइयों ने जो, और उन्होंने खुद जो टॉर्चर फेस किया है, उसकी जस्टिस की बात है, और पूरे भारतवर्ष को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाने की बात है, डिस्ट्रक्शन रोकने की बात है। तो वो अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पाते हैं कि क्या करना सही होगा और क्या गलत होगा। तो एक टिपिकल प्रॉब्लम सिचुएशन अराइज होती है, और उस समय श्री कृष्ण भगवान उनके सारथी बन के उनको सही दिशा तक लेके जाते हैं, उनके सारे क्वेश्चंस आंसर करते हैं, उनको हेल्प करते कि वो इन्फॉर्म चॉइस कर सके कि उनको क्या करना है लाइफ में। फ़िलोसफिकली क्या क्या इम्प्लिकेशंस है कर्म करने के, नहीं करने के, वो सब कुछ उनको एक्सप्लेन करते हैं।
फिर श्री अर्जुन एक डिसीजन लेते हैं कि उनको क्या करना है, उस युद्ध को करना है या नहीं, और किस अप्रोच के साथ करना है। तो बहुत ही अच्छा एक काउंसलिंग का एग्जाम्पल हमें वहाँ पर मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें ऑफिशियल, अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो अभी काफ़ी समय से इंडिया में है। स्कूल्स में मैंने पहले भी बताया कंपलसरी है, स्कूल्स कॉलेजेस में। आज की डेट में कोई भी बड़ी सिटीज़ में, धीरे धीरे छोटी सिटीज़ में भी अगर आप जाएंगे तो आपको प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले काउंसलर प्राइवेट सेंटर में, और अगर अवेलेबल नहीं है तो रिमोटली ऑनलाइन आपको कई सारे काउंसलर्स मिल जाते हैं। तो अब इंडिया में अनकॉमन नहीं रहा है काउंसलर्स होना, हर तरह के काउंसलर आपको मिल जाएंगे। फैमिली, मैरिज, स्पेशलाइज्ड जो टाइप के काउंसलर होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन इंडिया में बैकग्राउंड अलग अलग है। वी सॉ जस्ट नाउ स्टैंडर्डाइज करिकुलम नहीं है। तो कोई सोशल वर्क बैकग्राउंड से होता है, कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ी है लेकिन स्कूल काउंसलर बने हुए हैं, बच्चों को मेंटल इलनेस में नहीं, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स में हेल्प करें। ये सब हमें इंडिया में देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं डाइवर्सिटी है काउंसलर्स में। ये कोई बुरी बात नहीं है, ऑफ कोर्स स्टैंडर्डाइजेशन इज़ डिज़ायरेबल, लेकिन अलग अलग तरह के काउंसलर अवेलेबल है जिसकी वजह से वो अलग अलग अपनी एक्सपर्टीज़ लेके आते हैं और अलग तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं, विच इज़ हेल्पफुल। तो हम कह सकते हैं रिच है, अच्छा स्कोप है ऑफ द टाइप ऑफ काउंसलर्स अवेलेबल, लेकिन आइडेंटिटी डिसजॉइंट है, स्टैंडर्डाइज नहीं है, which is a problem from licensing and quality maintaining point of view. Challenges आज भी एग्जिस्ट करते, लाइक आई सेड अवेलेबिलिटी अब बहुत है काउंसलर्स की, फिर भी उतनी नहीं है जितनी डिज़ायरेबल है गिवन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, एंड प्रॉब्लम्स तो हर कोई फेस करता है अपनी लाइफ में, तो उस हिसाब से काउंसलर्स नहीं है। एंड बिकॉज कोई भी काउंसलर बन सकता है इन टूडेज डेट, देयर इज़ नो लाइसेंसिंग। कई बार गलत लोग एक्सप्लॉइट करके इस सिचुएशन को काउंसलर बन जाते हैं विदाउट हैविंग द एबिलिटी टू बी अ काउंसलर। तो इसलिए आज भी बहुत इम्प्रूवमेंट डिज़ायरेबल है। सबसे पहला चैलेंज है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। आज तक काउंसलर्स जनरली बिग एंड स्मॉल सिटीज़ तक सीमित है, विलेजेस में नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि विलेजेस में लोगों को डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती या प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सो वी नीड अ ग्रेटर रीच ऑफ काउंसलर्स। इसके अलावा प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है। सिटीज़ में भी जो काउंसलर्स हैं वो इनफ नहीं है गिवन द पॉपुलेशन। बहुत लोग अभी भी पहले से बहुत ज़्यादा है जो काउंसलिंग परस्यू करे, बट आज भी उतने लोग नहीं हैं साइकोलॉजी की फील्ड में जो आगे जाके काउंसलर्स बने और हम ट्रस्ट रखें कि हमें इनफ काउंसलर्स मिलेंगे। तो आज भी वो वॉइड है। इसके अलावा एजुकेशन जो काउंसलिंग का है वो वेस्टर्न सेंट्रिक है। आप भी जो भी पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी में आप नोट करेंगे वेस्टर्न थियरीज़ हैं, मोस्टली यूएसए में डेवलप की गई है। काफ़ी बार उनका रेलेवेंस कम होता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। इंडियन लोगों की अपनी प्रॉब्लम्स है जो यहाँ पर ग्राउंड लेवल से स्टडी करने की ज़रूरत है। जैसे 103 में आपने पढ़ा है इंडिजिनस अप्रोच, वो मिसिंग है हमारी कंट्री में। इसके लिए रिसर्चर्स की बहुत ज़रूरत है जो अडेप्ट करे वेस्टर्न थियरीज़ को इंडिया में, जो अभी उस लेवल पर नहीं है जिस पे चाहिए। इसके अलावा जेंडर डिस्पैरिटी है, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड है, और दिस इज़ रिलेटेड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, लो रिम्यूनरेशन। काउंसलिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं होती, और क्योंकि अभी भी नेसेंट स्टेजेस में है, तो जो मेल्स हैं, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, मेल्स आर द ब्रेड विनर्स ऑफ द होम। उनको घर के लिए कमाई करनी है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो ऐसी फील्ड में एंटर करें जिसमें कमाई कम है, क्योंकि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कैसे करेंगे। तो इसलिए वो काउंसलिंग प्रोफेशन में नहीं आते, फीमेल ज़्यादा है। ये कोई बुरी बात नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है कि एक तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फीमेल्स का एक्सप्लॉयटेशन है कि उनको कम सैलरी वाला काम करना पड़ रहा है। इवन दे डिज़र्व इक्वल पे लाइक मेल्स आर गेटिंग। दूसरा इशू ये होता है कि कोई मेल स्पेसिफिक अगर प्रॉब्लम्स है, जैसे एक वुमेन कंफर्टेबल होती है टू टॉक टू अ वुमेन, अ मैन माइट बी कंफर्टेबल टू टॉक टू अ मैन अबाउट सर्टेन प्रॉब्लम्स, तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है टू फाइंड अप्रोप्रिएट काउंसलर्स फॉर देमसेल्व्स। और जनरली हर फील्ड में मेल फीमेल रिप्रेजेंटेशन इक्वल ही होना चाहिए आइडियल सिचुएशन में। सो अभी भी जेंडर डिस्पैरिटी ओवरकम करना बाकी है इंडिया में। तो ये सारे चैलेंजेस हम अभी देखते हैं।
Okay, so that was it. That was a quick lesson. I know 1 hour does not look like a quick lesson, but it is. अगर आपको you want to be able to write something in the paper and you want to write sensible things, not कुछ भी लिख दिया, not like that, then at least giving 1 hour minimum to every topic is very important. It is literally कम से कम जो आप डिवोट कर सकते हैं. इससे कम अगर आप टाइम देते हैं, लाइक आपको 10 मिनट में टॉपिक करना है, ऑल आई गेट सच रिक्वेस्ट ऑल्सो, बट देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ दैट. फिर आप सिर्फ हेडिंग सब हेडिंग्स पढ़ लीजिए एंड फिर फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब आप कोर्स में क्यों आए हैं, अगर आप कुछ भी नहीं जानना चाहते, आप सिर्फ 10-10 मिनट में पढ़ना चाहते, इट डज़ नॉट मेक सेंस टू मी. तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रिक्टली मेरे हिसाब से 1 आवर तो एटलीस्ट आपको हर टॉपिक को देना चाहिए. दैट इज़ द क्विकेस्ट इन माई परस्पेक्टिव. सो दिस वॉज दैट टाइप ऑफ अ लेसन. लाइक आई हैव मैंशन बिफोर, यू मस्ट ऑल्सो रीड द टेक्स्ट बुक. वो कोई ये नहीं है, विकल्प नहीं है कि आपको ये करना है या वो करना है. यू मस्ट रीड द टेक्स्ट बुक. टेक दिस एज अ सप्लीमेंट्री लेसन or a last minute revision. Okay, I'll try to come up with more videos soon. Thank you for watching. Until next time.